भारी तबाही हुई थी। उसके बाद उनका वो प्रशासक थे पांडिचेरी के उस समय, और उन्होंने प्रशासक होने के हैसियत से जिस तरह से बहुत ही सराहनीय काम किया, सराहनीय भूमिका निभाई वहाँ, और गृह मंत्रालय ने उनकी बड़ी तारीफ की थी कि उनके अगुवाई में, उनके निर्देशन में जो काम हुआ। मैं कहूँगा कि लेफ्टिनेंट जनरल मदन मोहन नखेड़ा साहब जो आर्मी के इंडियन आर्मी के एडिशनल जनरल भी थे, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो पधारे हम लोगों के बीच। उनका स्वागत है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से हमने आग्रह किया कि जो काम वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कर रही है वो अपने आप में एक मिसाल है। वहाँ से वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी देहरादून से डॉक्टर बीसी तिवारी साहब हमारे बीच में है। मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें मंच पर आकर के। डॉक्टर बीसी तिवारी वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून से अपना अमूल्य समय बिता करके हमारे बीच में आए हैं। मेरे उनसे एक ही बार बात हुई और मैंने उनको बताया कि इस त्रासदी पर आप लोग अपना अनुभव, अपने इंस्टीट्यूट का, जाने माने इंस्टीट्यूट है उसका अनुभव, क्योंकि जमीन के अंदर क्या है, हम तो जमीन के ऊपर चलने वाले प्राणी हैं, जानवर हैं जो भी हम लोग हैं, लेकिन वो जमीन के नीचे क्या है, हिमालय की वर्तमान स्थिति क्या है, कितनी संवेदनशीलता हिमालय में है, उसके बारे में एक वैज्ञानिक हैं, जाने माने वैज्ञानिक हैं देश के। मैं उनके मेरी उम्मीद है मुझे कि उनके अनुभव का हमको लाभ होगा। उनके जो अनुभव हैं इतने 30 साल की सेवा में अन्य वैज्ञानिक वो हमसे बांटेंगे। मैं डॉक्टर तिवारी का स्वागत करता हूँ आप सबके बीच में। वो कहा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली के प्रोफेसर विनोद के शर्मा साहब, मैंने उनको सुना, इतनी बार सुना था। पिछले हफ्ते इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली ने एक परिचर्चा की थी। मैं बहुत प्रभावित हुआ उनकी बातों से, और उन्होंने छुट्टी के बावजूद भी हम लोगों के लिए वक्त निकाला। वो हमारे बीच में है। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उनकी जो संस्था है कई तरह के कामों में, शोध में, परिचर्चा में लगी रहती है, और बड़ा भंडार ज्ञान का उनके पास अनुभव है फील्ड का। मैं डॉक्टर विनोद के शर्मा साहब से आग्रह करूँगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर विनोद के हमारे बीच में कई गणमान्य और अपने फील्ड के जाने माने लोग हैं। हमारे बीच में कई वैज्ञानिक हैं, पुलिस अधिकारी हैं, और वर्तमान में जो पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं, हमारी पैरामिलिट्री के जो जाने माने अधिकारी रहे हैं, और सेना के वरिष्ठ पदों पर रहे हैं, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहे हैं, शिक्षाविद हैं। मैं उन सभी का आभार प्रकट करूंगा कि वो स्थान ग्रहण करें। और मैं ये इस कार्यवाही को आज की जो हमारी संगोष्ठी है, परिचर्चा है, और परिचर्चा का जो मूल मकसद ये है कि जो घटना हुई है, जो हादसा हुआ है हिमालय में इस बार, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और आई ओपनर जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हमारी आंखों को खोलने वाला है। और तमाम तरह की जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो लगातार, हमारे वैज्ञानिक, हमारे पर्यावरणविद लगातार चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं, और ऐसा लगता है कि दो धाराएं हैं। एक विकास के नाम पर की धारा है कि विकास का आशय हिमालय के संदर्भ में क्या होना चाहिए, इस पर कोई स्पष्ट नीति भारत सरकार आज तक
नहीं बना पाई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं हिमालय की बात कर रहा हूँ तो मैं जम्मू कश्मीर से लेकर के और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर की बात कर रहा हूँ, और इन राज्यों में कोई और सब जगहों की एक ही समस्या है पूरे हिमालय की, जहाँ जहाँ वहाँ बेबसी है, लाचारी है और मौलिक सुविधाओं का अभाव है। और ऐसे हालात में जो आपदा अगर आ जाए तो फिर लोगों की जो दुश्वारियाँ जो होती है वो कई गुना बढ़ जाती हैं। आज हिमालय चौराहे पर खड़ा है, एक भयावह त्रासदी हुई, जान माल का नुकसान हुआ, पूरे देश के तीर्थयात्री उन्होंने अपनी जान गंवाई, और अभी जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो भय और डर और दहशत में उनका जीवन बीत रहा है। और ज्यादा दिन नहीं हुए उत्तराखंड राज्य बने हुए, और एक लड़ाई पहाड़ के लोगों ने, उत्तराखंड के लोगों ने लड़ी थी। उन्होंने कहा था कि एक आंदोलन के जरिए जिसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका थी, उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, जहाँ का उत्तराखंड हिस्सा था उस समय, उन्होंने कहा था कि हमको हमारे हाथ पे छोड़ दो, हम अपना विकास खुद करेंगे। लेकिन आज जो जमीन पर हो रहा है, जमीन पर जो बातें हो रही हैं कि लखनऊ से लेकर के देहरादून तक केवल राजधानी का नाम और पता बदला है, बाकी चीजें वही हैं। वो वही सड़ी गली राजनीतिक संस्कृति जो उत्तर प्रदेश में थी, दारुल सभा में हुआ करती थी, वो आज देहरादून में पांव पसार चुकी है। और अभी तक जिस तरह से हम लोग पिछले एक महीने से हम लोग देख रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर है, और सरकार जो उत्तराखंड में सरकार है, वो सरकार को लेकर के अविश्वास का संकट है। और मेरी कई लोगों से बातचीत हुई कि आपदा के बाद जिस तरह से उनको स्थिति को संभालना चाहिए, आपदा हो गई उसको तो तत्कालिक रोकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से तैयारी होनी चाहिए थी, अगर सरकार के पास मसली दुरुस्त होती तो मुझे लगता है कि ज़्यादा जाने बच सकती थी। और उत्तराखंड में ये सभी लोग जानते हैं, कोई छिपी बात नहीं है। नया राज्य बनने के बाद वहाँ 3 चीजों की लोड हुई है, जल, जमीन और जंगल। और ये लोगों ने जो उत्तराखंड बनाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, उन लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा उनको त्रासदी झेलनी पड़ेगी। और उत्तराखंड आज 2 भागों में बंट गया है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कहते हुए, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि एक वो पहाड़ हो गया है जो आपदाओं में वो झेल रहा है, ऊपरी हिस्सों में लोग विपदाओं में रह रहे हैं, और एक सुरक्षित जगह देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, ये जो मैदान, तो 2 तरह की आप चीजें झेल रहे हैं। और आने वाले समय में जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ जिस तरह से पलायन हो रहा है, उससे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ रही है। 13 बरस में जो मेरे पास जानकारियां हैं, 3 जिलों की जो आबादी है वो 30 लाख बढ़ी है 12 साल में, 30 लाख आबादी। और पहाड़ से कम 10 लाख लोग माइग्रेट कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो ये बड़ी, और ये मुझे लग रहा है कि ताजा त्रासदी हुई है। लोग कह रहे हैं कि हम तो यहाँ पहाड़ में नहीं बसेंगे, क्यों बसेंगे यहाँ पहाड़ में? तो ये जो त्रासदी की स्थिति है, और अभी जो आपदा की स्थितियाँ वहाँ से पैदा हो रही है, वो बड़ी भयावह है। लोग कह रहे हैं कि देहरादून में जमीन बहुत महंगी है, वहाँ जाके हमको बसाओ। लोग दुर्गम इलाकों की डिमांड कर रहे हैं कि हमें देहरादून में जाके बसाओ। उनको लग रहा है कि सारा आदमी देहरादून में जाके बस रहा है तो हम वहाँ रहेंगे। और मेरे दोस्त, मैं ट्रेन से आ रहा था तो कोई अपने रिलेटिव को देहरादून में फोन कर रहा था कि आप ठीक ठाक हैं? तो वो कह रहे थे हाँ ठीक ठाक है, हमारे यहाँ तो मैदान है
हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ, पहाड़ों में लोग बह गए, हम तो मैदान में रहते हैं। तो मैंने अभी पिछले 10-15 दिन पहले एक लेख लिखा जो दैनिक भास्कर में छपा है। उसमें मैंने लिखा है कि अगर पहाड़ डूबेगी तो मैदान भी नहीं बचेगी। अगर पहाड़ में तबाही होगी, पहाड़ बांध जो बनाए जा रहे हैं वो टूटेगी, वो ढहेंगे, तो उसकी तराशी किसी न किसी रूप में वापस आएगी और मैदानों को भी ले लेगी। और अगर कोई और मुद्दा होता लोगों के पास तो ये आरोप लगाया जा सकता था कि जो आपदा आई है उसमें कोई विदेशी षड्यंत्र है। खुशकिस्मती है हम लोगों की और पहाड़ के लोगों की कि इस आपदा के पीछे कोई विदेशी षड्यंत्र की बात नहीं हो रही है। लेकिन मैं अपनी बात को बहुत ज़्यादा नहीं खींचूंगा, क्योंकि माननीय जो विशेषज्ञ लोग हैं वो यहाँ आपके बीच में मौजूद हैं। मराठी में एक कहावत है कि रावण तोड़ी रामायण। इसका मतलब मैं कल गांधी पीस फाउंडेशन गया हुआ था, तो इसका आशय मुझे अनुपम मिश्र जी ने बताया। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये होता है कि रामायण की जो कथा है वो रावण खुद लोगों को कथावाचक रावण बना हुआ है। रावण रामायण के बारे में गांव जाके घूम रहा है। तो वो स्थितियां बन रही है कि रावण मतलब जो व्यवस्था में विकार पैदा करने वाले जो भी फैक्टर हैं, जो भी तत्व हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, वो ये करें ये नुकसान हो गया, जबकि उस नुकसान के लिए वो खुद जिम्मेदार है। और रामायण का जो जन्म हुआ उसके लिए अगर रावण अगर गलत रास्ते पर नहीं जाते तो कोई रामायण लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज ये हालत हो गई कि जो हमको वो लोग प्रीच कर रहे हैं, वो लोग प्रवचन दे रहे हैं जो उस व्यवस्था को बिगाड़ने में, तबाही पैदा करने में, अराजकता पैदा करने में, जंगलों को काटने में, लोगों को विकास के नाम पर लोगों को नए नए खिलौने देने में। और एक बहन आई थी पिछले दिनों को कह रही थी कि लोगों को जब बाग बनाए जाते हैं पहाड़ों में, बड़े बड़े बाग, तो लोगों को आसपास के लोगों को कहा जाता है कि आप के लोगों को रोजगार मिलेगा और ये मिलेगा वो मिलेगा। तो उसको तो लेकिन रोजगार मिलता है ठेकेदार का। ठेकेदार जिस दिन उसका काम खत्म होता है, ठेकेदार अपना डेरा डब्बा बना करके अपना चला जाता है, वो लोग फिर वापस चले जाते हैं। और भारत सरकार यहाँ पर है, दिल्ली में है, और भारत सरकार में प्रधानमंत्री गंगा बेसिन अथॉरिटी के चेयरमैन है। और गंगा बेसिन अथॉरिटी जो चेयरमैन है उसकी बैठक पिछले साल मैंने देखा था कि अभी उसकी बैठक इतनी लगता है कि 3-4 साल में एक बार भी से ज़्यादा हुई होगी। तो ये हालत है, गंगा चिल्ला रहे हैं, लेकिन वहाँ जो जमीनी हालात है बड़े भयावह है। पहाड़ों में अब नया नारा चल पड़ा है नवनिर्माण का। और आज कल रात ऐलान हुआ कि आपदाग्रस्त क्षेत्र, पूरा उत्तराखंड के 13 जिले आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कल रात हुए हैं। बहुत सारे लोगों को जो यहाँ पर महानुभाव मौजूद हैं उन लोगों के लिए ये खबर होगी कि अब इसके दुष्परिणाम क्या निकलने वाले हैं। इसके दुष्परिणाम ये निकलने वाले हैं कि जो आपदा का जो बजट है, आपदा की जो पैसा है, वो आपको 13 जिलों में बांटना पड़ेगा। जहाँ आपदा नहीं भी आएगी वहाँ भी आपको आपदा का खर्च करना पड़ेगा। जबकि होना ही चाहिए था कि आपको जहाँ आपदा आई है उन जिलों को, कुकीमठ को, गोपेश्वर, जोशीमठ, बद्रीनाथ के आसपास इलाके जहाँ आपदा सही मानी आई है, वहाँ चिन्हित करके उन इलाकों का पुनर्निर्माण होगा। और अब आप मुझे लग रहा है कि 150 के करीब पूरे पुल पहाड़ों में बह गए हैं। अभी जिस तरह से पलायन का रुख है, पहाड़ों से भागने का जो रुख है, उसको देखते हुए ये पुल आप किसके लिए बनाएंगे पहाड़ों में जब वो वहाँ लोग नहीं रहेंगे। आप कहेंगे हम स्कूल बना रहे हैं, स्कूल की बिल्डिंगें ढहेंगी, लोग के घर बनाएंगे। इसमें आम लोगों की राय, आम लोगों का मशवरा, मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार इतनी सतर्क है कि वो आम लोगों को अपनी योजनाओं में शामिल करेगी। और क्योंकि चुनावी बेला में सरकार है
और चला चली की बेला है। तो मुझे लग रहा है कि 13 दिनों में जो पूरे 13 दिनों को, जहाँ 3 दिनों में आपदा नहीं है, देहरादून में कौन सी आपदा आ गई? हरिद्वार में हर साल सड़क के किनारे पानी बह जाता है, बिल्कुल वहाँ कौन सी आपदा आ गई? उधमसिंह नगर में कौन सी आपदा आ गई? तो ये जो ट्रेंड है, ये जो बहुत पॉलिटिक्स है, ये ठीक नहीं है। इससे पहाड़ का नुकसान होगा और इससे ये होगा कि जो सरकारें हैं उनके प्रति अविश्वास का संकट पड़ेगा, वो सवाल उठाएंगे। हम लोग तो बात की दौड़ है, जो भी सरकार रहेगी, जो भी सिस्टम रहेगा, उस सिस्टम को हम अपनी बात समझाते रहेंगे, अपने लेखनी के जरिए, अपनी बात के जरिए, सभाओं के जरिए। और ये बैठक हम लोगों ने, ये जो संगोष्ठी और ये परिचर्चा और संवाद हम लोगों ने इसीलिए किया कि हम लोग एक दूसरे के अनुभव से सीखे, समझें और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, ये इस पर हम कुछ चिंतन मनन करके यहाँ से जाएं। और यहाँ से जाने के बाद हम लोगों का ये इरादा है, मैं अपने सभी जो गेस्ट हमारे मेहमान हैं, मैं उनको ये बताना चाहता था कि ये जो हम लोगों ने परिचर्चा ये कर रहे हैं, ये नहीं कि परिचर्चा यही खत्म हो जाएगी। हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से जो भी बहस होगी, जो मुद्दों पर डिस्कशन होगा, बहस होगी, उन मुद्दों को लेकर के हम विशेषज्ञों के पास जाएंगे, जो सरकार की प्लानिंग तैयार कर उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे, प्रेशर बनाएंगे, उनको बोलेंगे कि जमीनी सच्चाई ये है, ये जमीन पर ये लोग विशेषज्ञ जो जमीन पर काम करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं। आप इनकी राय को, जो भी आप इनका पहाड़ के लिए बना रहे हैं, इनकी राय को सामने कीजिए। मैं बीच में अपने माननीय जो अतिथिगण हैं उनकी बातों में संक्षेप भी करता रहूँगा। उनको मैं ये भी कहता रहूँगा कि वो किसी मुद्दे पर अपनी बात बहुत जोरदार ढंग से कहें। और मैं सभी लोगों का जो यहाँ आए हैं संगोष्ठी में, विचार गोष्ठी में, परिचर्चा में, उन सबका हार्दिक आभारी हूँ। और मैं आज के इस आयोजन के जो उद्घाटन भाषण जो देंगे लेफ्टिनेंट जनरल मदन मोहन लखेड़ा, पूर्व राज्यपाल मिजोरम, मैं उनसे ये आग्रह निवेदन करूँगा वे अपनी बात को हम सब लोगों को रखें, हम लोग सामने रखें और कैसे आर्मी का रोल होना चाहिए, कैसे क्विक एक्शन होना चाहिए इस तरह की आपदाओं में। और वो आर्मी के कमांडर रहे हैं, उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं और पंजाब आंदोलन से लेकर के तमाम तरह की सामाजिक चुनौतियाँ उन्होंने टैकल की हैं, सुनामी से लेकर के तमाम तरह के चुनौतियाँ उन्होंने टैकल की। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो अपने विशद अनुभव से हम लोगों को अपनी बात समझाएं।